साल था 2019। अक्टूबर की उस सुबह लुटियंस गलियारों में एक खबर बहुत तेजी से तैर रही थी। खबर यह थी कि कर्नाटक में कांग्रेस का सबसे बड़ा एटीएम, उनका सबसे बड़ा संकट मोचक और कनकपुरा की चट्टान कहा जाने वाला आदमी टूट चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स के मामलों में तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रहे इस नेता को लेकर मीडिया और सियासी महकमों तक में कानाफूसी चल रही थी कि वो बस अब हथियार डालने ही वाला है। अफवाहें यहां तक थीं कि जेल से बाहर आते ही ये नेता कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी का कमल थामने वाला है। भाजपा की तरफ से भी ऑपरेशन लोटस के मैनेजर्स उनके लिए रेड कारपेट बिछाए बैठे थे कि ये नेता बस हां कर दे, सारे केस रफा दफा हो जाएंगे। ये नेता वाकई टूट रहा था, लेकिन तभी तिहाड़ जेल के गेट पर एक ऐसी वीवीआईपी गाड़ी आकर रुकती है जिसने कर्नाटक की राजनीति का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। जेल के अंदर इस नेता से मिलने खुद कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची थी और उनके साथ थी गांधी परिवार की बेहद करीबी और पार्टी की दिग्गज रणनीतिकार अंबिका सोनी। डीके शिव कुमार के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनसे पहले सोनिया गांधी सिर्फ एक कांग्रेस नेता से मिलने जेल गई हैं और वो नेता है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। ये वो दौर था जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी कानूनी पचड़े या जेल में फंसता था तो पार्टी तुरंत उनसे दूरी बना लेती थी। उनका रटा रटाया जवाब होता था कि कानून अपना काम करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी हैं। राव पर रिश्वतखोरी के केस चले और केसरी पर मानहानि का मुकदमा हुआ, लेकिन पार्टी ने इन दोनों नेताओं को अकेला छोड़ दिया था। उन्हें ना तो कोई कानूनी मदद मिली और ना ही कोई राजनीतिक सहारा। सोनिया गांधी का इस तरह तिहाड़ आना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह कांग्रेस हाईकमान का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने एक झटके में इस नेता के भाजपा में जाने की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। ये नेता कोई और नहीं बल्कि डीके शिव कुमार थे। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने अपने एक ट्वीट में तिहाड़ के अंदर का एक किस्सा बयां किया है। डीके को आर्थिक अपराध वाले बैरक में रखा गया था। वहां उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो पत्नी को गुजारा भत्ता ना दे पाने या छोटे मोटे जमीन विवाद जैसे मामलों में जेल काट रहे थे। डीके ने वहां उनसे जो रिश्ता बनाया वो सिर्फ बातों तक नहीं रहा। जब डीके जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने बकायदा भारी भरकम वकीलों की फौज खड़ी करके अपने उन गरीब जेल दोस्तों की जमानत करवाई। इतना ही नहीं, जेल की दोस्ती निभाते हुए किसी को अपने दिल्ली वाले घर में काम दिया तो किसी को बेंगलुरु के अपने आलीशान मॉल में नौकरी पर रख लिया। तिहाड़ से बाहर आने के बाद डीके शिव कुमार ने ना सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली बल्कि खून पसीना एक करके साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस को ऐसी बंपर जीत दिलाई जिसने भाजपा के दक्षिण भारत के इकलौते किले को ढहा दिया। और आज तिहाड़ की उस काल कोठरी से लेकर विधान सौधा के सबसे बड़े दफ्तर तक का वो सफर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। वो नेता जो कभी कांग्रेस को हर संकट से निकालता था आज खुद उस कुर्सी का सिकंदर बन चुका है, क्योंकि 3 जून को डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में जानेंगे डीके शिव कुमार की पूरी कहानी। बात करेंगे देवगौड़ा से उनकी पहली टक्कर की, उनके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड बनने की और बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का कनकपुरा की चट्टान बन गया। बेंगलुरु से सटी एक जगह है रामनगर, यहीं का एक कस्बा है कनकपुरा। इसी कनकपुरा की पथरीली जमीन पर 15 मई 1962 को डोडालहल्ली केंपेगौड़ा शिव कुमार यानी डीके शिव कुमार का जन्म हुआ। वोकालिग्गा समुदाय से आने वाले डीके के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन इस लड़के की आंखों में शुरू से ही एक अलग सियासी आग थी। इस आग की पहली तपिश कर्नाटक ने महसूस की साल 1985 में। यह डीके शिव कुमार का इलेक्टोरल डेब्यू था। यह वो दौर था जब पूरे कर्नाटक और खासकर वोकालिग्गा बेल्ट में सिर्फ एक नाम का सिक्का चलता था, एचडी देवेगौड़ा। देवेगौड़ा इस इलाके के निर्विवाद किंग हुआ करते थे और उनके खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन राजनीति में अपनी शुरुआत कर रहे इस युवा ने 1985 के विधानसभा चुनाव में सातन्नूर सीट से देवेगौड़ा के खिलाफ ताल ठोक दी। जरा उस वक्त के सियासी माहौल को समझिए।
एक तरफ सियासत का वो बरगद जिसके नाम से अच्छे अच्छे धुरंधर कांपते थे, और दूसरी तरफ एक युवा जो उस बरगद के आगे सीना ताने खड़ा था। नतीजा वही हुआ जो उस वक्त की सियासी सच्चाई थी। डीके शिव कुमार अपने इस पहले चुनाव में देवगौड़ा से हार गए। वरिष्ठ पत्रकार और देवगौड़ा के बायोग्राफर सुगाता श्रीनिवास राजू उस दौर के बारे में एक बहुत सटीक टिप्पणी करते हैं। उनके मुताबिक उस वक्त डीके शिव कुमार को देवगौड़ा के लिए कोई बहुत बड़ा या गंभीर खतरा नहीं माना जाता था। ऐसा नहीं था कि डीके कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्होंने हाथ पैर बहुत मारे थे, लेकिन देवगौड़ा का कद उस वक्त बहुत विशाल था। लेकिन राजनीति में कोई भी फुल स्टॉप आखिरी नहीं होता। हार के बाद डीके खामोश नहीं बैठे, उन्होंने जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया, और ठीक 4 साल बाद कहानी पूरी तरह पलट गई। साल आया 1989, सीट वही थी सत्तानूर, लेकिन इस बार डीके शिव कुमार कोई नौसीखिए नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार जनता पार्टी के यूके स्वामी को हराकर अपनी पहली जीत का स्वाद चखा। भले ही इस बार सामने सीधे तौर पर देवगौड़ा नहीं थे, लेकिन गौड़ा परिवार के दबदबे वाले इलाके में सेंधमारी करके मिली ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। इस एक जीत ने कर्नाटक की सियासत में हमेशा के लिए एक नई अदावत की नींव रख दी। ये एक तरफ वोकालिगा समुदाय के सबसे बड़े नेता देवगौड़ा और दूसरी तरफ उनके उभरते हुए युवा चैलेंजर डीके शिव कुमार के बीच की जंग की आधिकारिक शुरुआत थी। इसके बाद तो सातानूर और फिर कनकपुरा डीके शिव कुमार का अभेद्य किला बन गए। देवगौड़ा परिवार और डीके की यह सियासी दुश्मनी दशकों तक चली। इसी बेखौफ अंदाज, ताकतवर नेताओं से लगातार टकराने की जिद और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड ने इस किसान के बेटे को हमेशा के लिए कनकपुरा बंडे यानी कनकपुरा का रॉक या कहीं चट्टान बना दिया। लेकिन एक क्षेत्रीय बाहुबली विधायक से दिल्ली दरबार के अल्टीमेट ट्रबल शूटर बनने की असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। सियासत में बिना मजबूत फंडिंग और बाहुबल के राजनीति के अखाड़े में लंबे समय तक टिकना लगभग नामुमकिन है। 1989 में देवगौड़ा के इलाके में सेंधमारी करने के बाद डीके शिव कुमार को यह बात समझ आ गई थी। वो जान गए थे कि अगर राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचना है तो सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, अपना खुद का एक मजबूत आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना होगा। 1989 की उस जीत के बाद डीके शिव कुमार का सियासी ग्राफ रॉकेट की रफ्तार से भागा। 1991 आते आते महज 29 साल की उम्र में वो एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री बन गए, राज्य के सबसे युवा मंत्रियों में से एक। लेकिन उनके राजनीतिक और आर्थिक कद को असली उड़ान मिली साल 1999 में। 1999 में कर्नाटक में एसएम कृष्णा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। एसएम कृष्णा को डीके शिव कुमार का सियासी गुरु भी माना जाता है। इस सरकार में डीके को शहरी विकास मंत्री जैसी भारी भरकम कुर्सी मिली। यही वो दौर था जब डीके ने अपना फोकस बिजनेस पर भी पूरी ताकत से लगाया। कनकपुरा और उसके आसपास का इलाका पत्थरों और ग्रेनाइट की खदानों के लिए मशहूर है। डीके ने इसी माइनिंग सेक्टर में एंट्री ली। उनका कारोबार और दबदबा इस कदर बढ़ा कि इलाके में उनके नाम का सिक्का चलने लगा। यहीं से उन्हें उनका वो नाम मिला जो आज कर्नाटक की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड है, कनकपुरा बंडे। स्थानीय कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है कनकपुरा की चट्टान। यह नाम सिर्फ उनके खदान के बिजनेस से नहीं निकला था, बल्कि उनके समर्थकों ने इसे उनकी उस जिद और कभी ना टूटने वाले एटीट्यूड से जोड़ दिया था। चूंकि 1999 से 2004 के बीच डीके शहरी विकास मंत्री थे, इसलिए उन्हें शहर के विकास की नब्ज पता थी। 90 और 2000 के दशक में बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली बन रहा था और शहर तेजी से फैल रहा था। ऐसे में डीके के बिजनेस की सरहदें भी फैलती जा रही थी। उन्होंने रियल एस्टेट में भारी निवेश किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे बड़े एजुकेशन ट्रस्ट और कई प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया। नतीजा 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक डीके शिव कुमार की कुल घोषित संपत्ति 1413 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वो ना सिर्फ कर्नाटक के बल्कि पूरे देश के सबसे अमीर राजनेताओं की लिस्ट में टॉप पर गिने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी ये दौलत सिर्फ उनके काम नहीं आई, बल्कि वो अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए एक ऐसा एटीएम बन गए जिसने कई बार पार्टी की डूबती नैया को पार लगाया। और इसी दौलत और बाहुबल के कॉम्बिनेशन से जन्म हुआ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का।
भारतीय राजनीति में आजकल विधायकों को छिपाने या बाड़ेबंदी के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शब्द बहुत आम हो गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के ओरिजिनल मास्टरमाइंड में से एक डीके शिवकुमार भी हैं। इसकी पहली झलक दिखी साल 2002 में। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की कांग्रेस एनसीपी सरकार गिरने के कगार पर थी। विधायकों को किसी भी कीमत पर टूटने से बचाना था। तब कांग्रेस हाईकमान ने अपने इस कनकपुरा बंडे को याद किया। डीके ने तुरंत मोर्चा संभाला और महाराष्ट्र के सभी विधायकों को बेंगलुरु के अपने आलीशान ईगल्टन रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो गया, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सका। देशमुख की सरकार बच गई और डीके शिवकुमार दिल्ली दरबार के नए संकट मोचक बन गए। लेकिन डीके का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और लार्जर देन लाइफ टेस्ट हुआ साल 2017 में। यह वो साल था जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक अभूतपूर्व सियासी भूचाल आया हुआ था। दांव पर थी सोनिया गांधी के सबसे करीबी और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल की कुर्सी। सामने अमित शाह की वो चुनावी मशीनरी थी जो किसी भी कीमत पर अहमद पटेल को राज्यसभा पहुंचने से रोकना चाहती थी। गुजरात में कांग्रेस के विधायक एक एक करके टूट रहे थे। पार्टी में दहशत थी। तब अहमद पटेल को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र निकाला। डीके ने रातों रात गुजरात कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरु एयरलिफ्ट करवाया और उन्हें अपने उसी अभेद्य किले यानी ईगल्टन रिजॉर्ट में ठहरा दिया। लेकिन असली थ्रिलर तो अब शुरू होना था। विधायकों को बेंगलुरु पहुंचे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि 2 अगस्त 2017 की सुबह सुबह डीके शिवकुमार के घर, रिजॉर्ट और उनके करीबियों के 60 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स ने धावा बोल दिया। हथियारों से लैस सीआरपीएफ जवानों ने पूरे रिजॉर्ट को घेर लिया। एक तरफ डीके शिवकुमार के घर की अलमारियां खंगाली जा रही थी, उनसे और उनके परिवार से घंटों लगातार पूछताछ चल रही थी, और दूसरी तरफ वो उन 44 विधायकों की मेहमान नवाजी और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। डीके पर उस वक्त भयंकर मानसिक दबाव था, लेकिन कनकपुरा की यह चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। नतीजा यह हुआ कि एक भी विधायक नहीं टूटा और अहमद पटेल वो चुनाव बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत गए। इस एक जीत ने डीके शिवकुमार को गांधी परिवार की आंखों का तारा बना दिया। वो दिल्ली दरबार के अल्टीमेट क्राइसिस मैनेजर बन चुके थे। लेकिन इस वफादारी की डीके को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2017 के उन आईटी छापों ने ही उन मुकदमों की नींव रख दी थी जिसका अंजाम उनकी तिहाड़ यात्रा के रूप में हुआ, जिसका जिक्र हमने इस कहानी की शुरुआत में किया था। 2017 के आईटी छापों, मुकदमों और 2019 की तिहाड़ जेल यात्रा ने डीके शिवकुमार को अंदर तक झकझोर दिया था। लुटियंस दिल्ली से लेकर बेंगलुरु के विधान सौधा तक राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई थी कि डीके का करियर अब लगभग खत्म है। लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद डीके ने और ज्यादा आक्रामकता से वापसी की। कांग्रेस आला कमान ने भी अपने इस वफादार संकट मोचक का कर्ज चुकाया और साल 2020 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही डीके ने पार्टी में नई जान फूंकनी शुरू कर दी। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। उन्होंने पूरे राज्य की खाक छानी, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया और अपने मैनेजमेंट का पूरा दम लगा दिया। लेकिन साल 2022 में जब कर्नाटक कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर थी, डीके ने अपना सबसे बड़ा दांव चला, मेकेदातु पद यात्रा। ये एक 139 किलोमीटर लंबा मार्च था जिसका मकसद कावेरी नदी पर रिजर्वायर प्रोजेक्ट को लागू करने की मांग करना था। उस वक्त भाजपा सरकार ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लेकिन डीके शिवकुमार ने उनकी परवाह किए बिना इस यात्रा का नेतृत्व किया। सोशल मीडिया पर उनके उस मार्च के वीडियो काफी वायरल हुए जिनमें वो बेहद थके हुए और संघर्ष करते दिख रहे थे। इस मार्च से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक ऐसी छवि बनी कि उनका नेता किसी भी मुद्दे के लिए खुद को शारीरिक रूप से भी झोंकने को तैयार है। इस पदयात्रा ने न केवल उनकी छवि को पुनर्जीवित किया, बल्कि पार्टी के अंदर खोया हुआ उत्साह और मोमेंटम भी वापस ला दिया। फिर आया 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने एक बहुत ही सधी हुई और सेफ रणनीति बनाई। पार्टी ने पूरे कैंपेन में किसी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। उन्होंने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों दिग्गजों को एक साथ रथ पर बैठाकर आगे रखा।
इसके पीछे एक बहुत तगड़ा और अचूक जातीय समीकरण था। सिद्धारमैया कुरुबा जाति से आते हैं और कर्नाटक के दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों, जिन्हें AHINDA वोट बैंक कहा जाता है, उसमें भी उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ DK शिवकुमार ने अपने प्रभाव वाले वोकालिगा समुदाय और चुनाव की पूरी फंडिंग मैनेजमेंट का मोर्चा संभाल लिया। यह जोड़ी सुपरहिट रही। 2023 के नतीजों में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर बम्पर मेजॉरिटी हासिल की और दक्षिण में बीजेपी के इकलौते किले को ढहा दिया। यह जीत इतनी बड़ी और इमोशनल थी कि नतीजों वाले दिन खुद DK शिवकुमार टीवी कैमरों के सामने फूट फूट कर रो पड़े थे। तिहाड़ का वो दर्द, सोनिया गांधी का वो भरोसा और 2023 की इस जीत का सुकून, सब कुछ उनके आंसुओं में छलक रहा था। लेकिन कांग्रेस के लिए असली सरदर्द तो नतीजों के बाद शुरू हुआ। राज्य का अगला बॉस कौन होगा, सिद्धारमैया या DK शिवकुमार? बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई। दोनों खेमों ने दिल्ली में रेड़ा डाल लिया। एक तरफ सिद्धारमैया के समर्थक उनकी वरिष्ठता और मास अपील का हवाला दे रहे थे, तो दूसरी तरफ DK के वफादार अड़े थे कि यह जीत सिर्फ और सिर्फ उनके नेता के खून पसीने, पैसे और मैनेजमेंट का नतीजा है, इसलिए सीएम की कुर्सी DK को ही मिलनी चाहिए। कई दिनों के हाई वोल्टेज ड्रामे और मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के साथ एक सीक्रेट डील पर मोहर लग गई। पार्टी ने DK शिवकुमार को मनाया कि वो फिलहाल डिप्टी सीएम बने और प्रदेश अध्यक्ष की पावरफुल कुर्सी भी अपने पास ही रखें। साथ ही तय हुआ कर्नाटक की सियासत का 2.5 साल वाला फॉर्मूला, जिसने आज के सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी है। डील यह तय हुई थी कि 2023 में गाड़ी तो सिद्धारमैया ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें यह ड्राइविंग सीट छोड़नी होगी। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद यानी 2025 के आखिर तक सत्ता का स्टीयरिंग DK शिवकुमार के हाथों में सौंप दिया जाएगा। लेकिन सियासत में वादे अक्सर टूट जाते हैं। हालांकि DK शिवकुमार वो मिट्टी नहीं है जो अपना हक आसानी से छोड़ दे। 2025 के आखिर में उस 2.5 साल वाले सीक्रेट फॉर्मूले का वक्त पूरा हो चुका था। DK ने दिल्ली का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आला कमान ने DK को केरल और तमिलनाडु के चुनाव निपट जाने तक सब्र रखने को कहा। DK ने पार्टी के लिए एक बार फिर कड़वा घूंट पी लिया। लेकिन मई 2026 में जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए, कनकपुरा बंडे ने आर पार के मूड में दिल्ली दरबार का रुख कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार DK ने कोई गोलमोल बात नहीं की। उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी से संपर्क किया। 2017 की IT रेड से लेकर 2023 की सत्ता वापसी तक गांधी परिवार DK की वफादारी का कर्जदार था। लिहाजा प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी को साफ संदेश दिया कि पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक को और ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं है। अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। प्रियंका गांधी के इस वीटो के बाद दिल्ली में एक्शन तेज हो गया। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता हस्तांतरण का ऑपरेशन अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को सौंप दिया। कांग्रेस के गलियारों में वेणुगोपाल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि राहुल गांधी अक्सर बड़े नेताओं से एक ही बात कहते हैं, टॉक टू वेणु। वेणुगोपाल ने पर्दे के पीछे से पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। 26 मई 2026 को सिद्धारमैया और DK शिवकुमार को अचानक दिल्ली बुलाया गया। इस हाई लेवल मीटिंग में सिद्धारमैया को 2 टूक बता दिया गया था कि बॉस, अब आपका सफर यहीं तक था, कुर्सी खाली करने का वक्त आ गया है। दिल्ली का यह सख्त फरमान सुनकर सिद्धारमैया को भी समझ आ गया कि अब गेम हाथ से निकल चुकी है। 28 मई की सुबह उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक भावुक ब्रेकफास्ट मीटिंग की और उसी दिन राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजनीति में जो चीजें दबी जुबान में शुरू होती हैं, वो अक्सर एक बड़े धमाके के साथ खत्म होती हैं। 2023 में सत्ता के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला बंद कमरे में तय हुआ था, आज कांग्रेस हाईकमान ने बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ उसे जमीन पर उतार दिया है। बिना किसी बगावत या तोड़फोड़ के एक इतना बड़ा ऐतिहासिक पावर ट्रांसफर हो गया।
1985 में देवेगौड़ा जैसे कद्दावर नेता से सीधे टकराने वाला वो नौजवान इनकम टैक्स की रेड, ईडी की पूछताछ और तिहाड़ जेल जैसे कई घाट से होकर कर्नाटक की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान होने जा रहा है। पिक्चर तो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा सस्पेंस अभी भी बाकी है। कांग्रेस अब अपने दिग्गज नेता सिद्धारमैया का क्या करेगी? हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के एवज में सिद्धारमैया को राज्यसभा की सीट ऑफर की थी, ताकि वो स्टेट पॉलिटिक्स से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय हो सके। लेकिन सिद्धारमैया ने ये पेशकश ठुकरा दी। उनका कहना है कि उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो सिद्धारमैया का मूव आगे चलकर कांग्रेस और डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सिद्धारमैया भी एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस को एक राज्य में 2 पावर सेंटर्स को मैनेज करने में मुश्किल हो, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का जवाब एक ही है, कनकपुरा की चट्टान यानी डीके शिव कुमार। तो ये थी डीके शिव कुमार के कर्नाटक की पॉलिटिक्स में उभार की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी मयंक ने और कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।